हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट कैप्सूल। आई एम आफरीन बिलाल, ए सेकंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट, और आज हमारा पार्ट सेकंड है ऑफ दिस माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर, जिसमें हम जो हमने पहला क्लास है उसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी रिलेटेड टू बैक्टीरिया मेजॉरिटी पोर्शन में। और इस क्लास में हम पार्ट 2 में हम और 2-3 टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद हम लेबॉर्ट्री मेथड्स इसके बाद वाले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वाले क्लास में जो हम कवर करेंगे दैट फर्स्ट टॉपिक उसका है साइज एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। साइज एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें सिंपली हमें पढ़ना क्या है, साइज ऑफ बैक्टीरिया, फॉर्म्स क्या क्या है बैक्टीरिया के, ठीक है। सेम ऐसे ही टॉपिक दिया है इसमें सिलेबस में, तो हमें इतना ही पढ़ना है कि साइज और फॉर्म क्या है बैक्टीरिया की। पहले हम साइज के बारे में देखेंगे। साइज जो है बैक्टीरिया का दैट रेंज फ्रॉम 0.4 टू 2 माइक्रोमीटर, ठीक है, 2 माइक्रोमीटर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक, वेरी स्मॉल एंड यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये क्लियर है, ये तो मैंने पहले ही बोला था आपको कल के लेक्चर में। एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया आर दैट इज 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये याद रखने पॉइंट, एवरेज साइज। वैसे साइज पे क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आ सकता है। एवरेज साइज 5 माइक्रोमीटर है, साइज रेंज है इतना। और स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है दैट इज माइकोप्लाज्म, जिसका साइज है 0.2 टू 0.3 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट इज थियोमार्जेटिना, ठीक है, थियोमार्गेरिटा, ठीक है, थियोमार्गेरिटा, ठीक है। इसका साइज जो है 100 टू 300 माइक्रोमीटर्स है। समटाइम्स 700 माइक्रोमीटर्स भी हो जाता है, ठीक है। क्लियर दिस। अब जो ये साइज वाला पोर्शन था इतना ही पढ़ना है हमें साइज में, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। फॉर्म्स में 4 डिस्टिंक्ट शेप्स आती है बैक्टीरिया की। उसमें जो पहली शेप है दैट इज कोकस या कोकाई शेप बैक्टीरिया, जो स्फेरिकल होती है। ये स्फेरिकल होती है, कोकाई, सी कोकाई, ठीक है। सी से याद रखो, ऐसे सी है ना, सी से बनता है फिर स्फेरिकल कोकाई, सी से कोकाई, ठीक है। क्लियर। ये स्फेरिकल होता है। इसमें फिर इसकी अलग अलग फॉर्म्स है। इसमें मोनोकोकस आता है या मोनोकोकाई आता है, जो सिंगल कोकाई ऐसे होता है, सिंगल। इसमें जो एग्जाम्पल याद रखनी है यार किसी में, माइक्रोकोकस ल्यूटियस, ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखनी है। उसके बाद है हमारे पास डिप्लोकोकस, जिसमें 2 ऐसे होंगे, 2 सर्कल्स या 2 स्फीयर्स, ऐसे मिला के 2 स्फीयर्स, ठीक है। ये कौन सी है, डिप्लोकोकस, ठीक है। इसमें सिंगल ऐसे होता है, इसमें डबल होता है, 2 स्फीयर्स होते हैं। डिप्लोकोकस, 2 स्फीयर्स बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स और अरेंज्ड इन पेयर, सॉरी। एंड इसकी जो एग्जांपल है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एग्जाम्पल से याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो फॉर्म है इन कोकाई वो है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो चेन में होंगे, ठीक है, ऐसे स्फीयर्स इन चेन, बड़ी चेन होती है, ठीक है। मोर देन 2 तक तो हम डिप्लोकोकाई कहेंगे। जब 2 से जब बढ़ जाएंगे तो हम स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई बोलेंगे, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजीन, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजीन। और उसके बाद है जो 4th फॉर्म है इन कोकाई दैट इज स्टेफेलोकोकाई। इसमें क्या होता है कि बंच लाइक होता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेप्स देखा है ना, ऐसे ऐसे एक बंच में होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं। मैंने बनाया यहाँ पर थोड़ा सा, ऐसे होते हैं इसमें, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है दैट इज स्टेफेलोकोकस ऑरियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। उसके बाद 5वीं फॉर्म है इन कोकाई दैट इज टेट्राड। टेट्राड ग्रुप में होते हैं, 4 के ग्रुप में, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 के ग्रुप में 1 2 3 4 सिंपल, ठीक है, 4 के ग्रुप में 1 2 3 4, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है दैट इज एरोकोकस यूरेनी, ठीक है, एरोकोकस यूरेनी। उसके बाद इसी का एक है, अगर टेट्राड अब 2 साइड है, फॉर एग्जांपल 3D में टेट्राड, एक 4 आगे, उसके पीछे और 4 बॉल्स, ठीक है, बॉल्स इमेजिन करो, 1 2 3 4, फिर उसके पीछे और 4 बॉल्स, ठीक है। वो क्या बनाता है, सारसीना, ठीक है, सारसीना। 4 आगे दिखेंगे हमें, 4 पीछे, ठीक है, 4 आगे 4 पीछे, ऐसे 1 2 3 4 और 4 इसके पीछे होगी, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है दैट इज सारसीना मैक्सिमा, ठीक है, 4 आगे 4 पीछे, 8 स्फेयर्स होते हैं इसमें, 4 आगे 4 पीछे, 2 टेट्राड्स होते हैं इसमें। उसके बाद है दूसरी वाली हमारी जो है एग्जाम्पल, दूसरी फॉर्म दैट इज बैसिलस। बैसिलस इज रॉड, याद आप रखोगे ऐसे, बैसिलस इज रॉड। बैसिलस बी देखो आप, बी का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे, बी देखो, बी
बी, बी पहले आर बनता है, पी देखो इतना है ना, इतना ही, तो आर, उसके बाद बी बनेगा, ठीक है। बी इज रॉड, ठीक है, बी इज रॉड, इस छोटी छोटी ट्रिक से याद रहेगा एग्जाम में। बी इज रॉड, ये बी बन रहा है, बी आर भी ऐसे ही बनता है, बी इज रॉड, ठीक है। और स्फीयर के लिए क्या रखना था याद, सी, सी से ही स्फीयर बनता है, ठीक है, स्फेरिकल कोकाई। बेसिलस इज रॉड शेप्ड, इसमें जो फॉर्म्स है, इसकी जो अपनी फॉर्म्स है दैट इज मोनोबेसिलाई, जिसकी एग्जांपल है बेसिलस सीरियस। एंड इसमें क्या होता है कि रॉड, एक रॉड होती है, ये एक रॉड, ठीक है, एक रॉड मोनोबेसिलाई, ठीक है। अब दो रॉड्स होगी, इसके बाद दो रॉड्स होंगी डाइबेसिलाई, ठीक है, डाइबेसिलाई इसकी क्लेब्सिला एग्जांपल है, ये देखो यहाँ पर बना भी है। उसके बाद स्ट्रेप्टोबेसिलाई, स्ट्रेप्टो क्या था ऊपर वाली में, चेन में है, ठीक है, इसमें भी चेन में होते हैं। स्ट्रेप्टोबेसिलाई मोनिफॉर्म्स सॉरी स्ट्रेप्टोबेसिलाई मोनिफॉर्म्स, ठीक है। इसके बाद है पैलिसेड्स, पैलिसेड्स क्या होता है कि ये ऐसे होते हैं, देखो 1 2 3 4 रॉड्स होती है बगैर हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ऐसे बनती है पैलिसेड, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने दिए, इसके बाद एग्जांपल्स लिखे उधर। स्ट्रेप्टोबेसिलाई चेन में होंगे, चेन में रॉड्स होंगे, दो से ज़्यादा रॉड्स चेन में होंगे। एंड देन पैलिसेड्स इज जब लॉन्गिट्यूडनली ऐसे ऐसे रॉड्स होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये रॉड्स नहीं बना रहा हूँ मैं, मतलब बन रही है, ऐसे 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 रॉड्स होंगे, ठीक है, क्लियर। और इसकी एग्जांपल क्या है, डिप्थेरिया, ठीक है, डिप्थेरिया। उसके बाद है और एक कोकोबेसिलाई, कोकोबेसिलाई इज शॉर्ट राउंड होते हैं, मतलब स्फीयर को थोड़ा खींचना है, स्फीयर को थोड़ा, या तो जो रॉड है उसको थोड़ा कंप्रेस करना है, ठीक है, शॉर्ट राउंड। देखो ये है राउंड, ये पूरा राउंड है, ये रॉड शेप्ड है। अभी ऐसा होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ऐसा शॉर्ट राउंड है ना, शॉर्ट राउंड, स्फीयर भी नहीं है, ये शॉर्ट राउंड होता है, ठीक है, रॉड टाइप ऐसा होता है, मतलब पिचका हुआ रॉड, पिचका हुआ रॉड, ठीक है, पिचका हुआ रॉड इज कोकोबेसिलाई, ठीक है, क्लियर दिस। उसके बाद है हमारे पास जो तीसरी फॉर्म है दैट इज स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल में क्या आता है, जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं, इसमें एक बैक्टीरिया याद रखना है, एच पाइलोरी जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी जे ट्रैक्ट में होता है, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। उसके बाद हमारी एक और एक फॉर्म है दैट इज कॉमा और विब्रियो, ठीक है। मैंने आपको 4 डिस्टिंक्ट फॉर्म बोली थी, पहले हमने पढ़ी थी कोकाई, वो पीछे पढ़ी थी, उसके बाद बेसिलस, उसके बाद स्पाइरल एंड नाउ कॉमा। कॉमा में क्या होता है कि विब्रियो कॉमा, जैसा ये विब्रियो कॉलरा इसके एग्जाम्पल है, और इसमें क्या कॉमा शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, कॉमा शेप्ड ऐसे जो मैं यहाँ पर दिखाए। और इसमें क्या है, जो स्पाइरल वाला इसमें ऐसे स्पाइरल्स वाले, ये इसके फ्लैशेस है, ठीक है, स्पाइक्स, ये ऐसे होते हैं स्पाइरल शेप, ठीक है, स्पाइरल शेप्ड, क्लियर। और इसी के साथ फॉर्म्स वाला टॉपिक कंप्लीट, इतना काफी है फॉर्म्स में। एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स इसके साथ याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकती है, ठीक है, ये वाले एग्जांपल्स। और अगर फिर फॉर्म्स भी आ गया तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसके बाद हमें पढ़ना है मोटिलिटी ऑफ माइक्रोब्स, ये भी ऐसे ही हमारे सिलेबस में देखे हैं टॉपिक, मोटिलिटी ऑफ माइक्रोब्स। और ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मोटिलिटी ऑफ माइक्रोब्स से क्या हम समझ सकते हैं कि मोटिलिटी वर्ड क्या बोल रहा है कि मोटिलिटी मीन्स मूव करना, ठीक है, मूव करना, जैसे ऑल्सो नोन एज लोकोमोशन। लोकोमोशन इज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। माइक्रोब्स मूव ऑन इट्स ओन, ये पता ही आपको कि माइक्रोब्स अपनी एनर्जी यूटिलाइज करके मूव करते हैं, ठीक है, यही पॉइंट, यही लाइन बोल रही है। अदर वर्ड्स मोटिलिटी सेल्फ लोकोमोशन, ठीक है, सेल्फ लोकोमोशन, मैं अपनी एनर्जी का यूज करूंगा, मैं उठूंगा यहाँ से दूसरी जगह जाऊंगा, उसको सेल्फ लोकोमोशन बोलेंगे। मतलब मुझे किसी और एनर्जी की या किसी और फोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं खुद उठूंगा, खुद वहां जाऊंगा, अपनी एनर्जी यूटिलाइज करके वहां जाऊंगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस लाइन। उसके बाद टाइप्स ऑफ जो मूवमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। टाइप्स इसकी 4 है। पहली एक्सोफ्लैजुलर, जहां बाहर फ्लैजुला होता है, दूसरी एंडोफ्लैजुलर, ठीक है। उसके बाद है ग्लाइडिंग एंड डायरेक्टेड मोशन, मोटिलिटी। ये पहली दो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली दो, एंडोफ्लैजुलर एंड एक्सोफ्लैजुलर, देन ग्लाइडिंग एंड डायरेक्टेड। ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। एंडोफ्लैजुलर जो है ना, उसमें 2 मूवमेंट्स आती है, स्विमिंग एंड टम्बलिंग, ठीक है, स्विमिंग एंड टम्बलिंग, स्विमिंग टम्बलिंग, स्विमिंग टम्बलिंग, एसटी, ठीक है, एसटी, स्विमिंग एंड टम्बलिंग। एसटी कैटेगरी नहीं होती है, उससे याद रख लो, एसटी, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम एक्सोफ्लैजुलर पढ़ेंगे।
एक्सोफ्लैजिलर होती क्या है? एक्सोफ्लैजिलर होती है जो वो मूवमेंट ये वो मूवमेंट होती है जो जब ये बैक्टीरिया ने इसके बाहर जो फ्लैजिलाज लगे होंगे, जो बाहर वाले फ्लैजिलाज होंगे, उसकी वजह से जो मूवमेंट होगी, वो जो मूवमेंट कॉज करेंगे दैट इज एक्सोफ्लैजिलर। अब वो दो तरह की हो सकती है, या तो स्विमिंग हो सकती है या टम्बलिंग हो सकती है। स्विमिंग क्या है? स्विमिंग जो मूवमेंट है इसको हम इट इज ऑल्सो नोन एज बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और टम्बलिंग जो है इट इज ऑल्सो नोन एज टू एंड फोर्थ, ठीक है, टू एंड फ्रो, ठीक है। क्या मीनिंग क्या है इसका वो मैं बताऊंगा आपको। देखो क्या होता है, जो स्विमिंग है ना, इट हेल्प्स, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया किसी भी फ्लूइड में चल रहा है या कहीं पर भी चल रहा है, जो स्विमिंग है ना, ये देखो ये हेल्प करेगा बैक्टीरिया को स्मूथ मूवमेंट में, स्मूथ मूवमेंट में, ठीक है, स्मूथली जा रहा है ना, स्मूथली जा रहा है, स्मूथली जा रहा है, ठीक है। हेल्प्स इन स्ट्रेट मूवमेंट, स्ट्रेट एंड स्मूथ मूवमेंट, स्ट्रेट एंड स्मूथ मूवमेंट, स्ट्रेट एंड स्मूथ मूवमेंट, ठीक है, एंड स्मूथ, स्मूथ मूवमेंट, ठीक है। और जो अब ये क्यों मूवमेंट कर रहा है? क्योंकि इसके पीछे फ्लैजिला होगा, या तो ये कहीं भी हो सकता है, या तो पेरिट्राइकस होगा, सभी साइड से होगा, या तो लिफोट्राइकस या एम्फीट्राइकस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके पीछे हम इमेजिन कर रहे हैं एक फ्लैजिला है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इसके पीछे एक फ्लैजिला है। फ्लैजिला के तीन पार्ट्स बताए मैंने, क्या क्या? बेस, बॉडी एंड जो फिलामेंट होता है ऊपर, ठीक है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है। अब हमें जो मूवमेंट कराना है, ठीक है, होता क्या है, जो फ्लैजिला रोटेट्स इन सेम, नहीं ये गलत है इधर, फ्लैजिला जो है ना वो रोटेट करता है इन काउंटर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। ये जो है ना फ्लैजिला ये ऐसे रोटेट करता है, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जो इधर मूवमेंट हो रही है होगी ना, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसकी ऐसे ऐसे घूमेगा घूमेगा, ठीक है, घूमते घूमते वो फ्लूइड को वो एक वो बनाएगा, ठीक है, मतलब फोर्स एक जनरेट करेगा, उसकी वजह से जो मूवमेंट वो होगी बैक्टीरिया की, ठीक है। ये क्लियर है? इधर आप लिखोगे फ्लैजिला रोटेशन, मतलब ये उधर का पॉइंट इधर हो गया, इधर का उधर हो गया, फ्लैजिला रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन। स्विमिंग समझ आ गया, सिंपल स्मूथ एंड स्ट्रेट मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। अब टम्बलिंग क्या है? एक्सोफ्लैजिलर, ये भी फ्लैजिला की वजह से ही होगी, लेकिन होता क्या है इसमें, बैक्टीरिया चेंज डायरेक्शन करता है। ब्राउनियन मोशन आपने पढ़ा होगा, ब्राउनियन मोशन में वो इसमें नहीं होते बैक्टीरिया में, बोल रहा हूँ ब्राउनियन मोशन पढ़ी आप फिजिक्स में पढ़ी होंगी, उसमें क्या होगा, रैंडम मोशन होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से कभी भी रैपिडली, कभी भी यहाँ जाएगा, कभी भी यहाँ जाएगा, ठीक है, कभी भी यहाँ जाएगा, कभी भी यहाँ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो रही है मूवमेंट, कभी भी डायरेक्शन चेंज करता है। ये क्या होता है? स्विमिंग, स्विमिंग इज लीनियर मोशन, लीनियर स्मूथ स्ट्रेट मोशन। और ये क्या है? टम्बलिंग, ये इरेगुलर मूवमेंट है, कहीं पर भी ये जब बैक्टीरिया को डायरेक्शन चेंज करनी होती है ना, तो ये टम्बलिंग का यूज करता है। ये स्ट्रेट जा रहा है स्विमिंग के थ्रू, अब इसको डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है, हो गई टम्बलिंग। ये कोऑर्डिनेशन में भी हो सकती है ये मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे आप? क्लॉकवाइज, ठीक है, जब फ्लैजिला क्लॉकवाइज घूमेगा। और जो टम्बलिंग इज ऑल्सो नोन एज रीओरिएंटेशनल मूवमेंट। क्यों रीओरिएंटेशनल? क्योंकि ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को अपनी पोजीशन चेंज, मतलब अपनी जो डायरेक्शन, जो मूवमेंट की डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने में, ठीक है, दैट्स ऑल्सो नोन एज रीओरिएंटेशनल। हो गया एक्सोफ्लैजिलर, अब है एंडोफ्लैजिलर। एंडोफ्लैजिलर मूवमेंट्स फाउंड इन स्पायरोकाइट्स, ये हम स्पायरोकाइट्स आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ये भी बैक्टीरिया होते हैं। फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या हमने पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, जो उसके बीच जहां पर इंक्लूजन बॉडीज जहां पर होती है, वहीं पर ये फ्लैजिलाज होते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। उसमें ये जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये मूवमेंट कैसे करते हैं? क्रॉक स्क्रू, ठीक है, क्रॉक स्क्रू। क्रॉक स्क्रू क्या होता है? एक स्क्रू होता है, स्पाइरल स्क्रू, ऐसे होता है ना स्पाइरल, जिससे वो वाइन बॉटल्स ओपन करते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, क्रॉक स्क्रू होता है। तो ये वैसी मूवमेंट, स्पाइरल मूवमेंट जैसी होती है, ठीक है, स्पाइरल मूवमेंट वैसी, उसी मूवमेंट, मतलब फ्लैजिला में वो मूवमेंट होती है, तभी मूवमेंट होती है। फ्लैजिला उस तरीके से रोटेट करता है, ठीक है, क्रॉक स्क्रू ऐसे, ठीक है। क्रॉक स्क्रू आप गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा कैसा होता है। कॉज मूवमेंट बेटर इन विस्कस फ्लूइड। अब एंडोफ्लैजिलर मूवमेंट तब करेगा बैक्टीरिया जब वो विस्कस, बहुत ज्यादा विस्कस फ्लूइड में है, तब वो एंडोफ्लैजिलर मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये मूवमेंट क्लियर। इसके बाद क्या था? डायरेक्टेड स्विमिंग। डायरेक्टेड स्विमिंग बोलते हैं या डायरेक्टेड मोटिलिटी, एक ही बात है। पर्पसफुल और गाइडिंग मूवमेंट, नॉट रैंडम।
अब उस वाली टम्बलिंग में क्या होता था, वो रैंडम थी, यहाँ जा रही थी वहाँ, ये गाइडेड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है डायरेक्टेड स्विमिंग। डायरेक्टेड बैक्टीरिया डायरेक्ट करेगा स्विमिंग को, ठीक है। डायरेक्टेड स्विमिंग में बैक्टीरिया डायरेक्ट करेगा बाई, वहाँ से केमिकल सिग्नल्स आ रहे हैं कि वहाँ से डेंजर है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वापस आऊँगा, वापस रास्ता ही बदलूंगा, ठीक है, बाई केमिकल सिग्नल्स। डायरेक्शन कैसी होती है, केमिकल सिग्नल्स में। अगर मैंने कोई केमिकल सिग्नल डिटेक्ट कर ली, बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक की कोई केमिकल सिग्नल डिटेक्ट कर ली, तो बैक्टीरिया क्या चाहेगा कि मैं दूर भागूं उससे, तो स्विमिंग को अपनी लोकोमोशन करता है और वहां से दूर भागता है। दैट्स इट, ये डायरेक्ट स्विमिंग। केमिकल सिग्नल सेंस बैक्टीरिया मूव अवे और टुवर्ड्स देम, ठीक है। कुछ ऐसी सिग्नल्स होती है जो बैक्टीरिया के लिए कोई न्यूट्रिशन है, तो बैक्टीरिया चाहेगा ना, बैक्टीरिया चाहेगा कि मैं जाऊँ उधर न्यूट्रिशन के पास। कभी जो सिग्नल्स होती है वो बैक्टीरिया को अपने पास भी खींच सकती है, या कभी सिग्नल्स बैक्टीरिया को अपने दूर भी खींच, इसको ऑल्सो नोन एज कीमोटैक्सिस, ठीक है। कीमोटैक्सिस याद रखना। इसी मूवमेंट को जो केमिकल की वजह से होती है, मतलब केमिकल सिग्नल्स की वजह से होती है, दैट इज नोन एज कीमोटैक्सिस। ग्लाइडिंग मूवमेंट सिंपल है भाई, बैक्टीरिया बैठ गया, ग्लाइड कर लिया। इट इज़ नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। जो नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, उसके पास कुछ है, हथियार ही नहीं है, कुछ बोट्स के लिए वो चलाने के लिए है ही नहीं कुछ, तो वो क्या करता है, सरफेस पे बैठ लिया, सरफेस के साथ मूव करेगा, मूव ऑन सरफेस, माइजोकोकस एग्जाम्पल है इसके, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमारे पास टॉपिक कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन इज अनदर टॉपिक इन आवर सिलेबस। उसमें क्या है, प्रोसेस वियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया को हीरो मानते हैं चैप्टर्स का, ठीक, इस चैप्टर का अभी के लिए। फंजे और वायरस एस्टेब्लिश देमसेल्फ ऑन और विद इन ए होस्ट लीडिंग टू ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कॉलोनाइजेशन में, बैक्टीरिया है बाहर, बैक्टीरिया उठेगा, बैक्टीरिया जाएगा होस्ट पे, या बैक्टीरिया बैठेगा होस्ट पे और अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपने आप की ग्रोथ करेगा, उसको हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल वर्ड्स में। प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ये याद रखना है, ठीक है। पहले सबसे पहले ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये उठा, ये बैठा होस्ट पे, एडिशन जिसको बोलेंगे, एडिशन होगी, होस्ट में बैठ गए, एडिशन। उसके बाद प्रोलिफरेशन होगा, मल्टीप्लाई एंड ग्रो। ये बैठा अभी अपनी आर्मी बनाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा, 2-3 और बनेंगे, ठीक है। होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शन, जब अब ये बन गई कॉलोनीज, अब इंटरेक्शन होगी होस्ट के साथ। अभी जो मैंने आपको बताया था वो स्पाइक्स वाइप्स होती है, कुछ भी जो भी केमिकल इंटरेक्शंस होंगी अब होस्ट और इसके बीच में, बैक्टीरिया के बीच में या किसी के बीच में भी। उसके बाद जो प्रोसेस है वो कहाँ जाएगा, अब होस्ट के साथ इंटरेक्शन होगी, ग्रोथ भी होगी, प्रोलिफरेशन भी होगी। अब क्या करेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है कुछ जो अगर है तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अब बैक्टीरिया ने ग्रोथ कर दिया, अब न्यूट्रिशन ही नहीं है तो प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा। अब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ही नहीं है, प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। अब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आएंगे जो इसको इफेक्ट करेंगे इस प्रोसेस को। अगर वो इससे पास हो गया तो आगे जाके दूसरे प्रोसेस पे इम्पैक्ट करेगा, हेल्थ पे। देखो क्या होता है, बैक्टीरिया आया, बैठा स्किन पे या होस्ट पे, अंदर या कहीं पर भी बैठ गया, इसके बाद हो गया एडिशन, इसके बाद प्रोलिफरेशन करेगा, अपने आप को अपनी आर्मी एक बनाएगा, बना दी आर्मी। उसके बाद क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा होस्ट के साथ, ठीक है। ये स्टार्ट करेगा इंटरेक्शन करना, केमिकली या कहीं से भी, फिजिकली कुछ भी इंटरेक्शन हो गई। अब इंटरेक्शन करते करते इसको जरूरत है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन है ही नहीं, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखता है। पीएच है मेरे पास सूटेबल, हो गया एक चेक पॉइंट क्लियर। मेरे पास न्यूट्रिशन है, हो गया दूसरा चेक पॉइंट क्लियर। मेरे पास मॉइस्चर है, जो भी इसको चाहिए होगा, ठीक है, उसको क्लियर करेगा। उसके बाद इम्पैक्ट, जब उसको सब कुछ मिलेगा ना, तो ये तो वो होगा, हावी होगा, तो ये फिर जो होस्ट है उसको इम्पैक्ट करेगा, उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा। इसके बाद हो गया ये, इसके बाद क्या करेगा, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ इन ह्यूमंस अर्ली लाइफ माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, ये बोल रहा है यहाँ पर कि हाँ इम्पैक्ट हेल्थ पे करेगा। और बैक्टीरिया अगर अर्ली है ना, मतलब बच्चा है, छोटा बच्चा है, उस पर ये कॉलोनाइजेशन हो रही है, ये इंपॉर्टेंट भी है एक तरीके से डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी के लिए, यही बोल रहा है इस पॉइंट में। क्लियर, प्रोसेस समझ आ गया, बहुत ईजी है प्रोसेस। ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। इसके बाद एक और टॉपिक है, यहाँ पर हमने कॉलोनाइजेशन खत्म की, इतना काफी है कॉलोनाइजेशन में, छोटा सा टॉपिक है इसमें हमें। ग्रोथ एंड, मतलब ये कॉलोनाइजेशन छोटा टॉपिक है सिलेबस में। ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। अब ग्रोथ और न्यूट्रिशन ये पता ही है, बहुत इजी है, ये ग्रोथ ग्राफ बचपन से पढ़ रहे हैं।
माइक्रोबियल ग्रोथ होती क्या है, डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. इट इज द quantitative phenomenon that involves the increase in the it is a quantitative phenomenon that involves the increase in the number, not cell size, in favorable environment leading to colony formation. देखो क्या होता है, माइक्रोब ग्रो कर रहा है, माइक्रोब बढ़ नहीं रहा है साइज में, ठीक है. माइक्रोब की सेल नंबर्स इंक्रीज हो रही है इन फेवरेबल कंडीशन, ठीक है. 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, सेल उतनी ही रहेगी. सेल अगर 33 सेंटीमीटर है, 33 जो भी जितना भी बड़ी है सेल इतनी ही रहेगी, और सेल नंबर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है. सेल नंबर ग्रोथ में सेल नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है. माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर एक टॉपिक आता है माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन. उसमें क्या होता है, मेथड ऑफ जनरेटिंग द सिमिलर काइंड्स ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म बाय पेरेंट इटसेल्फ. पता है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन. रिप्रोडक्शन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है, या तो माइटोसिस से या तो मियोसिस से. पता है सबको, कोई समझाने की बात ही नहीं है. फंजाई, प्रोटोजोआ एंड द सिंपल एल्गी रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. क्लियर, ये क्लियर है. उसके बाद द बैक्टीरिया, जो अब बैक्टीरिया के बारे में, जिसके बारे में हमें मेनली पढ़ना है. बैक्टीरिया हाउएवर बीइंग ए प्रोकैरियोटिक रिप्रोड्यूस डिफरेंटली. जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ये उन सब ऑर्गेनिज्म से डिफरेंटली रिप्रोड्यूस करता है. कैसे, हमने पढ़ा था इससे पहले कंजुगेशन के बारे में थोड़ा बहुत. एसेक्सुअल मेथड्स, पैरासेक्सुअल मेथड्स, ठीक है. हम इसको सेक्सुअल नहीं बोलेंगे, पैरासेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है. एसेक्सुअल एंड पैरासेक्सुअल. एसेक्सुअल में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, ये क्लियर है आपको. और पैरासेक्सुअल में जेनेटिक, इट इज एन काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट इन कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे कैसे बैक्टीरिया ये करेगा, बाइनरी फिशन, पता है 1 से 2 बनेंगे. इट इज सिंपल, रेप्लिकेट डीएनए एंड मूव टू द सेपरेट पोल्स. ये डीएनए सेपरेट हो गया, बीच में कट लग गया, 2 हिस्से, ठीक है. क्लियर. बाय कॉनिडिया फ्रेगमेंटेशन, 2 हिस्से हो गए, ये एक इंडिविजुअल बनाएगा, ये एक इंडिविजुअल बनाएगा. 2 हिस्से हो गए बैक्टीरिया के, उसमें क्या है 2 हिस्से हो गए, वो दोनों इंडिविजुअल्स है. इसमें क्या है 2 इंडिविजुअल, ये एक पार्ट है, ये इंडिविजुअल है, ठीक है. ये पार्ट अब खुद अपने आप को रीजनरेट करेगा एक इंडिविजुअल में, ये फिर इंडिविजुअल बनेगा, ये भी इंडिविजुअल. ये फिर से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पार्ट कट गया बॉडी का, ये फिर से रीजनरेट करेगा, एक इंडिविजुअल बनाएगा, ठीक है. ये कॉनिडिया या फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं. बर्डिंग पता है, एक बर्ड आएगा छोटा सा, बर्ड गिर जाएगा, फिर ये इंडिविजुअल बनाएगा. इट इज इजी, आउटग्रोथ और इंडिविजुअल बनाएगा. अब जो पैरासेक्सुअल है उसकी क्या क्या मेथड्स है. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम वन सेल गेट्स इनटू अनदर सेल एंड फ्रॉम जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म सेल, ठीक है. अब ट्रांसफॉर्म करना है डीएनए को, ट्रांसफॉर्म. ये डीएनए, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है. यहाँ से डीएनए उठा, ये इस पे गया, इसका डीएनए यहाँ, इसका डीएनए यहाँ, जेनेटिक वेरिएशन हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई. ये अब 2 डिफरेंट सेल्स है, बात खत्म. ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है एक्ट्स एज ए हनी बी इन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में क्या होता है, हनी बी, ये 2 फूल होते हैं, यहाँ से हनी बी उठाता है पोलन, यहाँ पर डालता है, यहाँ से उठाता है, यहाँ पर डालता है, ठीक है. ये दैट इज जेनेटिक मटेरियल इज टेकन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज आ गया बॉडी में, वो पहले एक बैक्टीरिया पे बैठ गया, वहां से उसके जो स्पाइक्स होते हैं उस पर कुछ रह गया बैक्टीरिया का डीएनए, वो दूसरी सेल पे जाएगा, उस डीएनए को वहां उस सेल पे छोड़ेगा, हो गई जेनेटिक वेरिएशन. ऐसी होती. फिर है कंजुगेशन, जो हमने बोला था पहले, मीट ऑफ 2 बैक्टीरियल डोनर एंड रेसिपिएंट. इसमें क्या एक्चुअल मीटिंग होती है, ऐसे मीट, कंजुगेशन, चैनल बनाते हैं, उसके बाद डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, सेपरेट होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन, दोनों जेनेटिकली वेरिएड सेल्स, ठीक है. यही है. अब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक सेल से डीएनए आता है, वो दूसरी सेल में चला जाता है, लेकिन मीट नहीं होता है उसमें, ठीक है. मीट कंजुगेशन में होता है. कंजुगेशन में मीट होगा 2 सेल का, और चैनल एक बनेगा, उसके थ्रू डीएनए, देखो उसके थ्रू डीएनए ये ट्रांसफर होगा. ट्रांसड्यूक्शन क्लियर है. इसमें क्या है कि जो हनी भी होती है या कोई भी होती है, वो पहले एक फूल पे बैठी, मतलब एक बैक्टीरिया पे बैठी, वहां से कुछ डीएनए लिया, फिर इस पे बैठी, इस पे छोड़ा, ठीक है. अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन. क्लियर है, ये क्लियर है. कंफ्यूजन कहाँ होता है कि कंजुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है. कंजुगेशन
में क्या होता है कि एक्चुअल मीटिंग होती है सेल्स की, और ट्रांजैक्शन में एक्चुअल मीटिंग नहीं होती है, ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअल मीटिंग नहीं होती है। ठीक है, ये क्लियर है। इतना ही था इसमें कॉन्सेप्ट। अब एक चीज आती है ग्रोथ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रोथ करो हम तब बनाते हैं जब हमारे पास बैक्टीरिया होता है और कल्चर होता है। बैक्टीरिया को कल्चर में रखते हैं, ठीक है, तब हम ग्रोथ करो बनाते हैं। एक साइड से हम लिखेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये साइड जो है ना, एक सेकेंड, ये साइड जो है ना, ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया का है और ये टाइम का है। अब ये कल्चर मीडिया में है बैक्टीरिया को हमने छोड़ा कल्चर मीडिया में, ये है बैक्टीरिया को हमने छोड़ा कल्चर मीडिया में। ठीक है, बैक्टीरिया कल्चर मीडिया में है। पहले तो बैक्टीरिया कुछ नहीं करेगा, लैग, नो सिंथेसिस ऑफ मेनी बैक्टीरिया कंपोनेंट्स, एंजाइम्स एंड कल्चरल, मेटाबॉलिकली एक्टिव, नो डिवीजन। पहले बैक्टीरिया अपने आप को तैयार करेगा, मुझे डिवीजन कर रहा है, मैं तैयार कर रहा हूँ, जैसे इंटरफेस में होता है, तैयार हो रहा है, मेटाबॉलिक एंजाइम्स बना रहा है, सब बाकी सब कुछ अब तैयार कर रहा है सब खुद को कि मुझे डिवाइड होना है आगे, लैग फेस में। फिर एक फेस आता है सडनली लॉग फेस। ठीक है, बैक्टीरिया स्टार्ट डिवाइडिंग एक्सपोनेंशियली। अब बैक्टीरिया सभी बैक्टीरिया, अब एक ही बैक्टीरिया तो नहीं होगा ना, इसमें कॉलोनी होगी ना बैक्टीरिया की, अब इसको और ज़्यादा कॉलोनी बना दी है, तो ये सडनली ये होता है, स्टार्ट करता है बैक्टीरिया कॉलोनीज बनाती है। ये देखो ऐसे सडनली बनाता है कॉलोनीज, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है जिसको हम लॉग फेज बोलते हैं। लैग क्लियर है, लैग में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, एंजाइम्स बनाता है, लॉग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, कॉलोनीज बढ़ जाती है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। फिर आता है स्टेशनरी फेज। अब पेट्री डिश में है फॉर एग्जाम्पल, अब क्या करेंगे, ग्रोथ स्लोज डाउन बिकॉज न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। अब अभी क्या था, अभी 10 बैक्टीरिया थे, वो 100 में कन्वर्ट हो रहे थे क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा थी। अब क्या न्यूट्रिशन कम है, अब 10 नहीं 5 ही डिवाइड हो रहे हैं, तो स्लो डाउन हो रही है, वहाँ से न्यूट्रिशन कम हो रही है, वहाँ से डिवीजन कम हो रही है, तो धीरे धीरे स्टेशनरी फेज बनता है। जो इसमें क्या था कि जो नंबर ऑफ फॉर्मिंग बैक्टीरियाज थे, वो नंबर ऑफ जो डाइंग बैक्टीरिया है वो ज़्यादा था लॉग फेज में। लॉग फेज में जो नंबर ऑफ लॉग फेज में क्या था, जो नंबर ऑफ जो बन रहे थे बैक्टीरिया और जो मर रहे थे, बनने वाले की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए लॉग हो गया। स्टेशनरी में क्या होता है कि अब जो वो गैप थी ना कि बनने वाले बहुत ज़्यादा है और मरने वाले कम, अब वो थोड़ी कम हो गई। ठीक है, अब वो स्टेशनरी एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे, जितने बन रहे ऑलमोस्ट, जितने बन रहे ऑलमोस्ट नहीं मर रहे। ठीक है, एक लाइन जैसी बन रही, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट याद रखना। फिर आता है एक फेज, डेथ फेज। ठीक है, उसको हम डेथ फेज बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। नंबर ऑफ डेथ सेल्स इज ग्रेटर देन डिवाइडिंग सेल्स। अब ये यहाँ पर थी ना लाइन, ये बन रही है सेल्स, ये मर रही है, ये मेरा हाथ जो है ये मर रही है, ये वाला हाथ जो है ये मर रही है। ठीक है, ये बन रहे हैं, ये अभी इधर थे लॉग फेज में, अभी पास आ गए थोड़े। अभी क्या होता है, ऐसे स्विच होता है कि जो मर रहे हैं ना सेल्स, वो बहुत ज़्यादा मर रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिशन है ही नहीं उधर, बहुत ज़्यादा मर रहे हैं बैक्टीरिया, और जो बन रहे हैं वो कुछ ही बन रहे हैं और ना के बराबर बन ही नहीं रहे हैं कभी। ठीक है, तो वो नीचे चला गया। जो मर रहे हैं ना वो मर रहे हैं डेफिशिएंसी की वजह से। अब जो बन रहे हैं ना, वो जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन है उसकी वजह से बढ़ रहे, थोड़ी बहुत बढ़ रहे हैं, कभी तो बढ़ती नहीं है। ठीक है, यही है लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डेथ फेज। इजी है, कोई ये नहीं है। लैग में क्या होता है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लॉग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, स्टेशनरी फेज में स्टेशनरी ग्राफ होता है, मतलब ऑलमोस्ट जितने मर रहे हैं उतने बन रहे हैं ऑलमोस्ट, और डेथ फेज में जितने मर रहे हैं उससे कहीं कम बन रहे हैं, बन क्या रहे, कुछ बन ही नहीं रहे कभी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। क्या क्या फैक्टर है जिसको, जो मैंने अभी बोला कि जब प्रोलिफरेशन होगी या इंटरेक्शन होगी उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ आते हैं। क्या है, न्यूट्रिशन है पहला, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूट्रिशन है पहला, न्यूट्रिशन में क्या क्या आएगा, एनर्जी अगर है उधर, वाइटामिन है, वाटर है, एटसेट्रा है, तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरियल ग्रोथ। फिजिकल फैक्टर्स, टेम्परेचर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। साइक्रोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स क्या है, जो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। थर्मोफाइल, जो हाई टेम्परेचर पे, अगर थर्मोफाइल्स है और लो टेम्परेचर है तो ग्रो नहीं करेगा, उसको अपने ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए अपना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, मीजोफाइल्स, अब मीजोफाइल्स 20 to 40 डिग्रीज पे ये करते हैं, मीडियम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। तो अगर मीडियम टेम्परेचर नहीं है, जैसे इक्वल एग्जाम्पल इसके, अगर मीडियम टेम्परेचर है ही नहीं तो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा, मतलब अफेक्ट करेंगे ना ग्रोथ को। अगर टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर ज़्यादा है, मीजोफाइल्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, अगर वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद पीएच रेगुलेशन और पीएच रिक्वायरमेंट्स।
अगर अब न्यूट्रोफाइल्स है तो उनको न्यूट्रल पीएच चाहिए, एसिडोफाइल्स है उनको एसिडिक पीएच, जैसे लैक्टोबैसिलस जो हमारे कर्ड में होता है उसको एसिडिक पीएच चाहिए होता है, तब वो ग्रो करेगा। ठीक है, जब तक उसको एसिडिक पीएच नहीं चाहिए मिलेगा ना। और जब हम कर्ड बनाते हैं ना तो हम उसको थोड़ा सा उबालते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ का। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है ना तो लैक्टोबैसिलस ग्रो ही नहीं करेगा। ठंडे दूध कभी कर्ड बनेगा ही नहीं, ठंडे दूध का या ज़्यादा गर्म दूध का कभी कर्ड बनेगा ही नहीं, जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे नहीं आएगा फिर कन्वर्ट होगा कर्ड में। तो ऐसे करता है इफेक्ट। एल्कलोफाइल्स जिनका पीएच एल्कलिक होगा वो उसमें ग्रो करेगी, सिंपल है। ऑस्मोटिक प्रेशर, हेलोफाइल्स होते हैं जो साल्टी कंडीशंस में रहते हैं, नॉन हेलोफाइल्स होते हैं जो लेस सॉल्टी में कंडीशन में रहते हैं। ईजी है, ये 4 फैक्टर्स याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं याद रखना है फैक्टर्स में, वरना अगर आप बुक खोलोगे तो उधर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब न्यूट्रिशन कैसे होती है बैक्टीरिया में? न्यूट्रिशन हम बचपन से पढ़ रहे हैं, या तो ऑटोट्रॉपिक या तो हेटेरोट्रॉपिक, वैसे ही इसमें होते हैं बैक्टीरिया में। अब इसमें थोड़ी सी हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक पता है, ऑटोट्रॉपिक जो खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक जो डिपेंडेंट होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स याद रखना। फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, इनमें एक पिगमेंट होता है जिसकी मदद से, जिसको हम बैक्टीरियोलोफिल, देखो जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, उस ग्रीन पिगमेंट की वजह से वो पूरा साइकिल चलता है उनका और वो खाना बनाते हैं, अपनी एनर्जी बनाते हैं अपने लिए। इसमें भी एक पिगमेंट होता है बैक्टीरियाज में, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज में, जैसे कि पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया जिसको हम बैक्टीरियोक्लोरोफिल बोलते हैं, लेकिन जो हेल्प करता है किसमें, एनर्जी बनाने में। ठीक है, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया में भी, साइनोबैक्टीरिया में क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट होता है उसको जब लाइट पड़ती है ना उसकी, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और सल्फेट को बाहर निकालता है। यही है रिएक्शन इसमें साइनोबैक्टीरियाज में। तो ऐसे वो ग्लूकोज मिल गया, एनर्जी मिल गई, बन गया फोटोऑटोट्रॉप। अब कीमोऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, यूज केमिकल्स टू ऑब्टेन देयर नरिशमेंट। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक साइकिल सभी नहीं पढ़ा होता, अमोनियम ऑक्सीडेशन होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड और एनर्जी मिलेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड एनर्जी जो मिली ना, हमें यही चाहिए ना एनर्जी, अमोनिया को तोड़ के एनर्जी निकाल दी, कीमोऑटोट्रॉप्स। इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो पता ही आपको, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यही होता है, यही रिएक्शन होती है कि अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर नाइट्रेट एब्जॉर्ब होता है बाय प्लांट्स। देन वी हैव हेटेरोट्रॉप्स जो नरिशमेंट करते हैं, कैरी फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फ्रॉम दूसरे ऑर्गेनिज्म से। इसमें क्या होता है, सैप्रोफाइट्स जो फीड करते हैं डेड पे, पैरासाइट्स जो लिव करते हैं होस्ट में, लिविंग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स नरिशमेंट, वो क्या डेड खाते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट में होते हैं। कॉज डिजीज, ये डिजीज पैरासाइट्स ये डिजीज कॉजिंग होते हैं। कैन बी फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव क्या है कि कैन लिव विदाउट होस्ट, मतलब फैकल्टेटिव इज इफ वो होस्ट में नहीं है, वो कोई और जरिया ढूंढेंगे अपना न्यूट्रिशन के लिए। अगर मुझे लाइव नहीं मिल रहा है, मैं डायरेक्ट खाऊंगा, वो सेप्रोफिटिक बन जाएंगे उस टाइम। ठीक है, वो होता है इसके साथ। या ओब्लिगेट भी हो सकते हैं, मतलब ये तो फैकल्टेटिव मतलब मैं रह सकता हूँ, मतलब उसके बिना मैं रह सकता हूँ होस्ट के बिना। ओब्लिगेट होता है कि नहीं, मैं होस्ट डिपेंडेंट ही हूँ, मैं नहीं जाऊँगा होस्ट के बाहर। अगर मैंने होस्ट के बाहर गया मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मुझे होस्ट से ही एनर्जी मिलती है, मुझे होस्ट से ही सब कुछ मिलता है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा इसमें सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक जिसमें एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है। ठीक है, दोनों को फायदा होता है। फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डोंट कॉज हार्म। इकोला है इसमें हमारी जीआई ट्रैक्ट में, एक तो वो डाइजेशन में हेल्प करेगा और अपनी न्यूट्रिशन भी लेगा, बात खत्म। पॉजिटिव इंटरेक्शन, मुझे भी फायदा है, इकोला को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, यही है। उसके बाद हमें वायरस, मैंने कहा आपको बैक्टीरिया इज द हीरो ऑफ दिस चैप्टर। अब जो वायरस है, वायरस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। वायरस होस्ट सेल नो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ वायरस सीधे वो होस्टल पे बैठेगा, वही से न्यूट्रिशन लेगा, बात खत्म, कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। फंजाई सेप्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, डेड पे भी कर सकते हैं ये ग्रो, पैरासाइटिक होस्ट में भी रह सकते हैं और इन रिलेशन भी रह सकते हैं, इन पॉजिटिव रिलेशन भी रह सकते हैं। प्रोटोजोन्स फैगोट्रॉपिक, पिनोसाइटोसिस ऑस्मोट्रॉपिक, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं, फॉर एग्जांपल नहीं, ये हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं। ठीक है, ये अब हेटेरोट्रॉपिक किस किस तरीके से होते हैं, पिनोसाइटोसिस अपने अंदर कुछ लेंगे उसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे, ऑस्मोट्रॉपिक कुछ जैसे ऑस्मोलर किसी लिक्विड से लेंगे तो उसको ऑस्मोट्रॉपिक बोलेंगे, या वहाँ पर लिव करते
फैगोट्रॉपिक खाते हैं, कुछ एनगल्फ करते हैं, उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये हेटेरोट्रॉपिक अब याद रखो, बाकी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर रखना है तो रखो, वरना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। उसके बाद है टेम्परेचर। हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हाँ, ये वही है जो मैंने आपको पीछे बताया कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा। टेम्परेचर की अलग से देखे है टॉपिक हमारा एक इसमें सिलेबस में। टेम्परेचर एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। टेम्परेचर और माइक्रोबियल ग्रोथ का क्या रिलेशनशिप है? माइक्रोबियल ग्रोथ एंड सर्वाइवल आर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। भाई ये मैंने आपको पहले भी बोला कि टेम्परेचर हाई है, अब हमारे पास साइक्रोफिलिक है, साइक्रोफिलिक कम टेम्परेचर में आता तो वो जिंदा रहेगा, क्या करेगा जिंदा रह के वो? तो यही है, ये कितना सिंपल है। साइक्रोफाइल्स के लिए ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए 10 to 20 डिग्री चाहिए। अब 10 to 20 डिग्री है ही नहीं रहेगा ना जिंदा, कोई ग्रोथ होगी ना, यही रिलेशन है ना इसमें। मीजोफाइल्स उनको मीडियम टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं रहेगा जिंदा। थर्मोफाइल्स उनको हाई टेम्परेचर चाहिए, आप लो टेम्परेचर दे रहे हो, नहीं रहेगा जिंदा। अब जो है जो थर्मोफाइल्स के ऊपर होते हैं हाइपोथर्मोफाइल्स, अब उनको आप लेस टेम्परेचर दे रहे हो, नहीं रहेंगे ना वो जिंदा। यहाँ पर ग्रैफ बन के ये ग्रोथ है, ये टेम्परेचर है। अब 20 डिग्री पे कौन रहेंगे जिंदा? जो साइक्रोफिलिक हो गए। 20 to 40 डिग्री पे कौन रहेगा जिंदा? जो म्यूजोफिलिक हो गए। यही ऐसी ग्राफ बनता है। साइक्रोफिलिक की जगह थर्मोफाइल्स नहीं आ सकते, हाइपोथर्मोफाइल्स नहीं आ सकते, हाइपरथर्मोफाइल्स नहीं आ सकते, म्यूजोफाइल्स नहीं आ सकते। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। अब मॉइस्चर कैसे इफेक्ट करेगा, ये देखो कैसे इफेक्ट करेगा। इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। क्यों है जरूरत? क्यों मतलब जो मॉइस्चर क्यों है जरूरत? क्या क्या कह देता है? वाटर एज अ मीडियम, एक मीडियम प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। सॉल्वेंट इन विच माइक्रोब्स सेल कैरी आउट मेटाबॉलिक प्रोसेस। एक मतलब सॉल्वेंट जैसा होता है, एक मीडियम जैसा होता है जहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं बैक्टीरिया के या माइक्रोब्स के। एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्प करेगा कौन? मॉइस्चर। मॉइस्चर एंड माइक्रोबियल ग्रोथ रेट। मॉइस्चर एंड माइक्रोबियल ग्रोथ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा मॉइस्चर उतना ज्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ। आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी हम ब्रेड रखते हैं इन ओपन एयर, और ओपन एयर में ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी में क्या मॉइस्चर होता है, कुछ होता है मॉइस्चर, तो जो मॉइस्चर होता है ना वो उस ब्रेड पे बैठता है। उस ब्रेड पे अगर जो पैकेट ब्रेड है ना वो 10 दिन में खराब होगा, और जो ओपन ब्रेड है ना वो 2 ही दिन में खराब होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें मॉइस्चर है। मॉइस्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। याद रखना, मॉइस्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। मॉइस्चर एंड फूड स्पॉइलेज, ठीक, ये मैंने अभी एग्जांपल दी, जस्ट एग्जांपल दी। मॉइस्चर एंड स्पेसिफिक माइक्रोब्स। अब कुछ माइक्रोब्स है जो हाईली डिपेंडेंट है, मतलब पंजे को अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा वो कर लेगा गुजारा कम मॉइस्चर में, थोड़े से मॉइस्चर में। प्रोटोजोन्स को मॉइस्चर चाहिए, बहुत ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, तभी वो ग्रो करेंगे, ठीक है। तो मॉइस्चर एक स्पेसिफिक कंडीशन भी है कुछ प्रोटोजोन्स के लिए, ठीक है। हाँ, ये हो गया मॉइस्चर क्लियर, ये क्लियर है, कितना ही ये था। अभी हमारा लास्ट टॉपिक, इसके बाद लेबोरेटरी जो मेथड्स है वो हम इसके नेक्स्ट क्लास में, अभी क्लास ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की हो गई। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ये ज़्यादा नहीं पढ़ने हमें, अगर हम पढ़ने बैठे तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरी पढ़नी है फिर से, ठीक है। ये नहीं पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में इसका कोई काम नहीं है ज़्यादा। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, और जो आपकी बुक है उस पर भी ज़्यादा नहीं देखिए, इतना छोटा पैराग्राफ देखिए। अब मैंने थोड़ा बहुत उधर उधर किया है, लेकिन इतना छोटा पैराग्राफ है उस पर, ठीक है। माइक्रोब्स आर कैन बी प्रेजेंट इन वेरियस बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, समटाइम्स इंडिकेटिंग डिजीज। इफ ये नहीं है कि हमेशा माइक्रोब अगर किसी बॉडी फ्लूइड में है तो वो डिजीज कंडीशन है, नहीं, कभी कभी दे कैन इंडिकेट डिजीज इफ दे आर प्रेजेंट देयर। फॉर एग्जांपल इकोली हमारी जीआई में है, ये नहीं है ना कि इकोली जीआई में है तो डिजीज है हमको, नहीं। जब इकोली का नंबर बढ़ जाएगा तब हमें डिजीज होगी, ठीक है। एच पाइलोरी हमारे इंटेस्टाइन्स में या हमारी जीआई में है, तो ये नहीं है कि एच पाइलोरी इंटेस्टाइन्स में या एच पाइलोरी किसी कैविटी में है तो आपको डिजीज है, नहीं, वो होता है उधर, उसका अपना फंक्शन है। प्लस प्लस बोला था मैंने आपको, रिलेशन में रहते हैं तो उसका अपना कुछ फंक्शन है, तभी वो उधर है। जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, हाँ, तब वो डिजीज है। एनालाइज दिस फ्लूइड इन लैब कैन हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स एंड गाइड फॉर ट्रीटमेंट। क्लियर, इट इज क्लियर। अब बॉडी फ्लूइड्स क्या क्या होता है? ब्लड होता है, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड इज बैक्टीरिया।
लीड टू सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है? ब्लड इन्फेक्शन का, ब्लड इन्फेक्शन होता है जब पूरी बॉडी, जब ब्लड में इन्फेक्शन होता है तो पूरी बॉडी को जाएगा, ठीक है, उसी को सेप्सिस बोलते हैं। CSF हमारा ब्लड है, पता ही है तुम्हें, कैन कॉज मेनिंजाइटिस। अगर CSF में कुछ हुआ, मेनिंजाइटिस होगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। अदर स्टेराइल फ्लूइड्स, अदर स्टेराइल फ्लूइड्स हमारा जो जॉइंट होता है उसमें एक साइनोवियल कैविटी होती है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, दैट इज स्टेराइल फ्लूइड, दैट इज आवर बॉडी फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो हमारे लंग्स में होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी में होता है, कार्डियक फ्लूइड जो हमारी कार्डियक पेरिकार्डियम में होता है, मतलब सराउंडिंग लेयर्स में होता है। नॉर्मल स्टेराइल इन्फेक्शन इन दीज मे लीड टू इलनेस, पता ही है, क्लियर। अब कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है, जैसे लिम्फ है, लिम्फ इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। प्लाज्मा, इट गिव्स न्यूट्रिशन टू ऑक्सीजन, लिम्फ को वहाँ जाना ही है ऑक्सीजन देने, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को वहाँ जाना ही है, मतलब प्लाज्मा को बाहर निकलना ही है ब्लड वेसल से न्यूट्रिशन डिलीवर करने सेल्स को, ठीक है। अगर उसमें कुछ है तो दैट विल ऑल्सो इंडिकेट। अब माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है आगे, हम अभी लेबोरेटरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टेनिंग पढ़ेंगे। माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन क्या है? सैंपल कलेक्ट किया, कल्चर किया और आइडेंटिफिकेशन की। ये सिंपल है, ये याद नहीं रखना है इधर, ये आगे हम पढ़ेंगे फिर से। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन की? हम क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन डिटेक्शन, ये अगर आपको पहला चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको क्लियर है। गाइडिंग ट्रीटमेंट, अंडरस्टैंडिंग डिजीज, प्रिवेंटिंग स्प्रेड। इन्फेक्शन डिटेक्शन, कोई इन्फेक्शन है तो हम डिटेक्ट करेंगे, अगर ये प्रेजेंट है तो इन्फेक्शन डिटेक्शन होगी। गाइडिंग ट्रीटमेंट, हम अब इसको कैसे ट्रीट करें इस इन्फेक्शन को। अंडरस्टैंडिंग डिजीज, अब किस तरीके की डिजीज है। प्रिवेंट स्प्रेड, जो स्प्रेड है वो प्रिवेंट करेंगे, अगर हमने डिटेक्शन कर लिया, हम कुछ दवाई देंगे या कुछ सब्सटेंस देंगे बॉडी में, वो प्रिवेंट हो जाएंगे। और मॉनिटरिंग डिजीज, मॉनिटरिंग डिजीज भी आएगा इसमें, हमने आइडेंटिफाई किया और हम अब मॉनिटर भी कर सकते हैं इससे कि क्या कहाँ क्या हो रहा है अभी इस डिजीज के साथ, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो एक लाइक और कमेंट किया करो, ठीक है। कमेंट एंड लाइक, कमेंट किया करो प्लीज, कमेंट से फीडबैक पता चलता है। और अगर कोई डाउट होगा पिछले क्लासेस में तो कमेंट में लिखो, दूसरे क्लास में पहले डाउट ही देंगे, ठीक है। और क्या, बस कुछ नहीं, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अभी 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, और कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और क्या, और कुछ नहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।